हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के सोशल सैंपल पेपर जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं हम लोग। तो पेपर पैटर्न जो है वो कुछ इस तरीके का है। आपके अगस्त की टेस्ट के लिए पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है। टोटल पेपर जो है वो 40 मार्क्स का होगा। टाइम आपको 1.5 आवर यानी कि 1.5 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी। ठीक है, पेपर 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। जो पहला पार्ट है यानी कि जो पार्ट ए है उसमें 8 NAS बेस्ड क्वेश्चंस होगा जो कि टोटल 16 मार्क्स का यानी दो क्वेश्चन जो है 2 नंबर का हर क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो पार्ट बी है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, 3 पार्ट में नहीं है, 4 पार्ट में डिवाइडेड है जो कि है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स, और टोटल जो है ये 24 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो पेपर पैटर्न जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके अब हम सॉल्यूशंस जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है पार्ट ए का है हमारा। सपोज अ ट्रिप ऑफ योर स्कूल वेंट टू द whose capital is तिरुवनंतपुरम, टेल द नेम ऑफ द स्टेट्स वेयर योर स्कूल विजिटेड फॉर अ ट्रिप। तो अब कह रहा है कि आप मान लीजिए कि आपके स्कूल जो है वो आपको जो है वो एक ऐसी जगह पर लेके गए, या कह सकते हैं ऐसे राज्य में लेके गए जिसकी राजधानी जो है वो तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, तो आपने उस राज्य यानी कि उस स्टेट का नाम बताना है जहां पे आपका विद्यालय जो है वो आपको घुमाने के लिए जो है वो लेकर गया, ट्रिप पर लेके गया। ठीक है, तो केरला की कैपिटल जो है वो तिरुवनंतपुरम है, इसलिए हमने केरला को टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वर द प्रिंसली स्टेट ऑफ पंजाब इंक्लूडेड पटियाला, नाबा, मलेरकोटला, जिंद, कपूरथला, फरीदकोट, नालागढ़ एंड कलसिया कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू स्टेट पेप्सू। तो मतलब ये सारे स्टेट्स जो है उनको इकट्ठा किया गया और एक नया स्टेट जो है वो पेप्सू बनाया गया था। तो ये कब किया गया था? 15 जुलाई 1948 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला गया है कि व्हेन अ टीचर टीचर्स हिज ओन सेल्फ, जब एक टीचर अपने ही बेटे को पढ़ा रही है या एक डॉक्टर जो है वो अपने ही बच्चे का इलाज कर रहा है, तो ये किस तरीके की एक्टिविटी है? तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि पैसे का कोई फायदा जो है वो नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज एन अरेंजमेंट वेयर द बायर्स एंड द सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी आर इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद ईच अदर टू बाय एंड सेल गुड्स, व्हाट इज इट कॉल्ड? तो यहाँ पे जो है वो आप कह सकते हो जो डीलर है, ठीक है, या जो सामान खरीद रहा है और बेच रहा है वो एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और जो है मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो कौन सी जगह होती है? मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि इन 1947 व्हेन पंजाब वाज पोर्शनड एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, द वेस्टर्न पार्ट वेंट टू पाकिस्तान एंड द ईस्टर्न पार्ट रिमेन्ड विद इंडिया। ठीक है, तो 1947 में जब पंजाब का जो है वो मतलब कि जब देश का जो है वो बंटवारा हुआ था, तो पंजाब जो है वो 2 हिस्सों में बट गया था। जो वेस्ट वाला हिस्सा था वो पाकिस्तान में चला गया, जो ईस्ट का हिस्सा था वो इंडिया में ही रह गया। ठीक है, तो आपने जो है वो बताना है कि टेल मी दैट एट दैट टाइम आउट ऑफ द 29 डिस्ट्रिक्ट, तो डिवीजन से पहले पंजाब के 29 डिस्ट्रिक्ट थे, तो आफ्टर डिवीजन जो है वो कितने डिस्ट्रिक्ट जो है वो पंजाब में आए थे? तो टोटल 13 आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वली कंधारी थ्रू अ बिग स्टोन टू किल श्री गुरु नानक देव जी। तो वली कंधारी जो है उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर जो है वो फेंका था ताकि जो है वो गुरु नानक देव जी जो है उनको मार सके, बट गुरुजी स्टॉप्ड इट विद हिज हैंड, लेकिन गुरुजी जो है उन्होंने इसे अपने हाथों से रोक लिया। तो ये इंसिडेंट जो है वो कहां पर जो है वो हुआ था? तो ये हसन अब्दाल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, इन एंशिएंट टाइम पीपल ऑफ विच कंट्री पार्टिसिपेटेड डायरेक्टली इन द पॉलिटिक्स। पुराने टाइम में, ठीक है, कौन सी कंट्री जो है वो डायरेक्टली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करती थी? तो वो ग्रीस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंशिएंट इंडिया a 30-member committee was elected by the citizen on the basis of adult franchisee for 1 year. ठीक है, तो पुराने टाइम में जो है इंडिया में क्या होता था कि 30 मेंबर्स की कमेटी जो है वो लोग जो है वो कह सकते हो वोटिंग देकर जो है, ठीक है, जितने भी एडल्ट हो जाते थे वो लोग वोट देकर जो है वो कमेटी बनाते थे 30 मेंबर्स की। तो इस यूनिट को जो है वो क्या बोला जाता था? इसे उर बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा पार्ट बी, ज्योग्राफी। ये 7 मार्क्स की आएगी आपको। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सार्क, 25 to 30 वर्ड में लिखना है। ठीक है, और ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो सार्क इज अ यूनियन ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज फॉर द म्यूचुअल कोऑपरेशन। तो यहाँ पे जो सार्क है, ठीक है, वो आपसी सहयोग के लिए जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज है यानी कि जो दक्षिण एशियाई देश है उनका एक संघ है। ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें 8 मेंबर्स हैं,
इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव्स एंड श्रीलंका। इंडिया कीप्स द मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेस अमंग देम, और इंडिया उसमें सबसे अहम स्थान जो है वो रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है विच सेंटर्स हैव डेवलप्ड एज कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन पंजाब, इंट्रोड्यूस दोज। ठीक है, 82 वर्ड्स में जो है आंसर करना है, 3 नंबर का जो है ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि पंजाब में कौन से केंद्र, कुटीर या लघु उद्योगों के रूप में जो है वो विकसित हुए हैं, उनका परिचय जो है वो हमने देना है। तो सबसे पहले आ जाता है बटाला। बटाला एक जो है वो आप कह सकते हो कि शहर है गुरदासपुर का। ठीक है, इट वॉज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, क्योंकि ये जो है वो किस कारण से विकसित हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो कृषि उपकरण है, ठीक है, उसके उद्योग हैं। नेक्स्ट है महिलपुर। ठीक है, माहिलपुर जो है वो क्या है, इट इज वन ऑफ द टाउन्स ऑफ होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट। ये होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट का एक टाउन है और ये फेमस है फुटबॉल इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है संसारपुर। ये जालंधर डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है और ये फेमस है हॉकी प्लेयर्स की नर्सरी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है साहिबजादा अजीत सिंह नगर। ये जो है ये शहर मोहाली में है। ठीक है, और यहाँ पे छोटे छोटे काफी सारे स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है वो है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लुधियाना। लुधियाना जो है वो पंजाब की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है और ये जो है वो डेवलप हुई क्योंकि होजरी और साइकिल इंडस्ट्री के लिए। फिर आ जाता है जालंधर। जालंधर जो है वो पंजाब की मेन डिस्ट्रिक्ट है और ये जो है वो डेवलप हुआ फर्नीचर और स्पोर्ट्स गुड के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो हमारा क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि आपने जो है वो इंडिया के मैप पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडिया का कोई भी आइलैंड कंट्री, पड़ोसी आइलैंड कंट्री जो है वो आपने बताना है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो लाइन है ना बच्चे, यहाँ से ये आपको मैप में दिखेगी। तो मेरा मैप जो है वो उसमें शायद आपको शो नहीं हो रहा, तो ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये मध्य प्रदेश से होते हुए जो है वो जाती है और ये जो आइलैंड है यहाँ पे, इसको हमने एक जो हमारा पड़ोसी आइलैंड कंट्री है, हमने उसका नाम जो है वो लिख दिया यहाँ पे श्रीलंका। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक्स पार्ट। इकोनॉमिक्स जो है वो 5 नंबर की है आपकी। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का है। उसमें पूछा गया है आपसे कि नेम 2 सोर्सेज ऑफ इरिगेशन इन द विलेज, यानी कि गांव में सिंचाई के कोई भी 2 सोर्सेज यानी कि स्रोत जो है उसके बारे में, उसके जो है वो नाम लिखने हैं आपने। तो वो कौन कौन से हैं, ट्यूबवेल है और केनाल्स हैं। ट्यूबवेल यानी कि नलकूप और केनाल्स यानी कि नहरें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, उसको एक्सप्लेन करना है। 25 to 30 वर्ड्स में करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है और 14 है, ये दोनों ही 2-2 मार्क्स के हैं और दोनों ही आंसर जो है वो आपने 25 to 30 वर्ड्स में करना है। तो when more than one crop is sown or grown in single piece of land, तो जब एक ही जमीन पर जो है वो 2 या 2 से ज्यादा फसलें जो है वो उगाई जाती हैं, उस टाइम पे उसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। इट इज अ मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड। ये एक तरीका होता है कि हम जो है वो प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, उपज को बढ़ा रहे हैं और जमीन की जो उपजाऊपन है उसको भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम इसमें फर्टिलाइजर का कम इस्तेमाल करते हैं। सिंस मोर क्रॉप्स आर ग्रोन, क्योंकि ज्यादा फसलें उगाई जा रही है, इस वजह से इसका जो है वो क्या होता है कि हमारी इनकम जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स। हमें इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी क्यों करनी चाहिए। ठीक है, क्या मतलब क्यों करें इसका अध्ययन। We study economics because it is a science concerned with the allocation of scarce means of resources in such a manner that consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize their profits, and society can maximize its social welfare. अब ये चीज बच्चों हम लोगों को पता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है यानी कि संसाधन है वो सीमित है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में हम उसको उन सीमित संसाधनों को इस तरीके से उपयोग करते हैं कि अगर हम एक जो है वो कंज्यूमर है तो हमें ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन हो। ठीक है, और अगर हम एक प्रोड्यूसर है तो हमें उससे ज्यादा प्रॉफिट हो सके, और अगर हम सोसाइटी के लेवल पर देखें तो सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा लोगों की उससे भलाई हो सके। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करके जो है ये देखते हैं कि जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स है, ठीक है, जो मतलब कह सकते हो कि जो हमारी असीमित आवश्यकताएं हैं, उसको जो है वो किस तरीके से इन सीमित साधनों को इस्तेमाल करते हुए हम पूरा कर सकते हैं या संतुष्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका हिस्ट्री पार्ट। ये 7 नंबर का जो है वो पूरा आपका हिस्ट्री पार्ट है और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है और आपसे पूछा गया है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी। आप गुरु नानक देव जी की टीचिंग के बारे में क्या जानते हैं।
ठीक है, और इसे आपने 25 to 30 वर्ड्स में लिखना है। 2 नंबर का है तो मैं 4 पॉइंट दूंगी इसके। गॉड इज वन, उन्होंने बताया कि भगवान जो है वो एक है और हम सभी एक ही भगवान की संतान हैं, ठीक है। गॉड इज फॉर्मलेस, तो जो गुरु नानक देव जी जो है वो कहा करते थे कि भगवान का कोई कलर नहीं है, कोई शेप नहीं है, ठीक है। और आप कह सकते हो फॉर्मलेस यानी कि वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। गॉड इज ग्रेट, ठीक है, तो गुरु नानक देव जी जो है वो कहा करते थे कि ईश्वर जो है वो महान है और उनकी महानता का वर्णन करना असंभव है। मतलब हम उनको जो है वो मतलब कि उनकी जो महानता है उनको हम अपने शब्दों में जो है वो नहीं बता सकते। गॉड इज इटर्नल, यानी कि ईश्वर जो है वो नित्य है। अकॉर्डिंग टू गुरु नानक देव जी, गॉड इज एटर्नल एंड द वर्ल्ड इज अ टेम्पररी फेस। भगवान जो है वो सदा रहते हैं, जो हमारी वर्ल्ड है, ठीक है, वो जो है वो टेम्पररी फेस है। जैसे कि जो इंसान आते हैं, ठीक है, इंसान कुछ टाइम अपना जिएंगे और उसके बाद मर जाते हैं। जो एनिमल्स आते हैं वो जो है वो आते हैं, वो अपनी लाइफ जीते हैं और मर जाते हैं, लेकिन जो भगवान है वो हमेशा जो है वो रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पंजाब। पंजाब की जो है वो जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताने 80 to 100 वर्ड्स में, ठीक है। तो पंजाब को हम 3 पार्ट में डिवाइड, पहला पार्ट है हिमालय और नॉर्थ वेस्ट माउंटेन, ठीक है। दूसरा है सब माउंटेन्स रीजन, तेराई रीजन्स, और थर्ड है द प्लेन्स, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, उसमें सबसे पहले हमने हिमालय के बारे में बताया है। तो पंजाब में जो है वो काफी सारे हिमालयन रेंजेस हैं। दीज रेंजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इन हिमालयन रेंजेस को 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया जा सकता है उनकी हाइट के अकॉर्डिंग। सबसे पहला है ग्रेट हिमालय, ठीक है, फिर है मिडिल हिमालय और फिर है हमारा आउटर हिमालय, ठीक है। इसके बाद आ जाता है द नॉर्थ वेस्ट माउंटेन फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालय। हिमालय के वेस्टर्न पार्ट से अगर हम देखें तो दीज माउंटेन इंक्लूड, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है, किरथार और सुलेमान रेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। और इसका जो है वो फीचर क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर कि इसके अंदर काफी सारे जो है वो पासेज है, यानी कि दर्रे हैं, ठीक है। अमंग दीज पासेज द खैबर पास इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इन जो जितने भी पासेज है उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट पास जो है वो खैबर पास है। दिस पास बिकम अ गेटवे फॉर मोस्ट ऑफ द इन्वेडर्स। तो जो भी जो है वो कह सकते हो कि जो अभी आक्रमणकारी जो है वो भारत में आए थे उनका ये प्रवेश द्वार था, मतलब वो यहीं से एंटर किया करते थे, ठीक है। सेकेंड पार्ट है द सब माउंटेनियस रीजन, तेराई रीजन। They are situated Terai region between the higher ranges of the Himalayas and plains of Punjab। यानी कि जो हिमालय की ऊंची श्रेणियां हैं, ठीक है, और पंजाब के मैदानों के बीच में ये जो है तेराई रीजन है, ठीक है। और इन्हें जो है दे आर ऑल्सो नोन एज सब माउंटेनियस रीजन। तो इन्हें जो है वो सब माउंटेनियस रीजन जो है वो भी कहा जाता है। नॉर्मली इट इज अ माउंटेनियस रीजन, तो ये जो है वो एक तरीके का जो है वो पहाड़ी क्षेत्र होता है। दैट्स वाई देयर इज क्वाइट लेस प्रोडक्शन ओवर हियर। क्योंकि ये पहाड़ी है तो यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो काफी कम होता है। बहुत जगहों पर जो है वो सिर्फ जो है वो मतलब आलू उगाए जाते हैं, इसके अलावा धान उगाया जाता है और मक्के की खेती जो है वो की जाती है, ठीक है। और यहाँ पे लोग जो है वो काफी मेहनती होते हैं, काफी मेहनत करते हैं और इसी वजह से वो हेल्दी भी रहते हैं। थर्ड जो है जिसमें डिस्क्राइब किया गया था वो था द प्लेन, और द प्लेन्स ऑफ द पंजाब आर डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स। तो पंजाब के जो प्लेन्स हैं, ठीक है, यानी कि जो मैदानी भाग है उनको 2 भागों में बांटा जा सकता है, ईस्टर्न प्लेन और वेस्टर्न प्लेन, ठीक है। तो जो प्लेन जो है वो यमुना और रावी जो है उनके बीच में है, उनसे घिरा हुआ है, तो उन्हें हम ईस्टर्न प्लेन कहते हैं। और जो प्लेन जो है, ठीक है, जो पहले हम देख लेते हैं कि यमुना और रावी जो है उसके पास जो एरिया है वो काफी ज्यादा फर्टाइल है, और क्योंकि फर्टाइल है उसलिए वो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा आबादी रहती है। दूसरा जो वेस्टर्न प्लेन आ जाता है, ये वो प्लेन है जो कि रावी और इंडस रिवर के को सराउंड किए हुए है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग में अगर आपने स्क्रीनशॉट ली है तो आप पहले सोर्स को पढ़ें और उसके बाद इसका आंसर जो है वो करें, क्योंकि आंसर जो है वो उसी में से फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। नेम द पासेस दैट हैव इन्फ्लुएंस द हिस्ट्री ऑफ पंजाब एंड इंडिया। तो उस पास का नाम बताओ जिसने पंजाब और भारत की जो है हिस्ट्री को प्रभावित किया। तो वो पासेस है खैबर पास, कुर्रम, तोची, गोमल एंड बोलन, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द पास विच कनेक्ट काबुल एंड पेशावर। तो उस पास का नाम बताओ जो काबुल और पेशावर को जो है वो जोड़ता है, तो वो है खैबर पास। नेक्स्ट जो है हमारा पार्ट आ जाता है सिविक्स का, ये 5 नंबर का है। विच फॉर्म ऑफ रूलिंग सिस्टम इज बीइंग अडॉप्टेड इन मेजॉरिटी ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड दीज डेज। यानी कि इन दिनों विश्व के जो ज्यादातर कंट्रीज हैं उसमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि लोकतांत्रिक स्वरूप को अपनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 19 और 20 दोनों 2-2 नंबर के हैं, 20 से 25 वर्ड में आपने इसका आंसर करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि आप एडल्ट फ्रेंचाइजी से क्या समझते हैं, ठीक है। तो एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है कि ऑल द इंडियन सिटीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, रेस एक्सेट्रा आफ्टर अटेनिंग अ फिक्स्ड एज आर गिवन अ राइट टू वोट इन इलेक्शंस, इट इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, अगर हम यूनिवर्सल की बात करें तो हम यहाँ पे इंडिया नहीं लिखेंगे, ठीक है। वैसे होता क्या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कि इसके अंदर बिना किसी भेदभाव के, ठीक है, यानी कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लिंग, नस्ल, इन सब के जो है वो आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और अगर आपकी एक फिक्स्ड एज हो जाती है जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उसके बाद आप वोट देने का अधिकार जो है वो रखते हैं, ठीक है। और इसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बोला जाता है। इंडिया में ये एज जो है वो 18 ईयर्स की जो है वो डिसाइड की गई है, यानी कि जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर का होता है वो वोट देने का अधिकार बिना किसी भेदभाव के रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब क्या है, गिव द नेम ऑफ द कंट्रीज हैविंग वीटो पावर इन यूएनओ। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी कंट्री है जिनके पास ये वीटो पावर है। तो आंसर है इसका द पावर टू से नो और टू स्टॉप एन ऑफिशियल एक्शन इज कॉल्ड द वीटो पावर, यानी कि आधिकारिक कार्रवाई को ना कहना, ठीक है। यानी कि कोई काम हो रहा है, आप जो है वो उससे सहमत नहीं हो तो आप वहां पर ना कह सकते हो और आपके ना कहने से वो काम जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब कि किसी काम को रोकने की क्षमता होती है इनके पास, ठीक है। द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन प्रोवाइड्स द वीटो पावर टू ऑल द 5 परमानेंट मेंबर्स। तो यूएन के जितने भी 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनको जो है वो ये वीटो पावर मिली हुई है। और इसमें ये कंट्रीज हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, इसके अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना एंड रशिया। तो यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म हो जाती है। इनकेस कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।